राधे राधे आप सभी का स्वागत है जीएसवाई क्लासेस में। आज हम देखेंगे टीजीटी में पूछे गए प्रश्नों का संकलन। पिछले वर्षों का जो पेपर है प्रीवियस ईयर पेपर, वो हम धीरे धीरे एक एक करके देखेंगे। छोटा छोटा वीडियो में रहेगा, ठीक। 25-30 प्रश्न रहेगा एक एक वीडियो में, तो इसको हम धीरे धीरे खत्म करेंगे। हमें जानना जरूरी है पहले कि पीछे कैसे प्रश्न पूछे गए हैं, कहाँ से प्रश्न बनते हैं, तो उसी को हम देखेंगे, ठीक। तो टीजीटी 2001 का हम लोग देखेंगे। क्या देखेंगे? तो टीजीटी 2001 का पेपर हम लोग आज देखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला नंबर का प्रश्न हम लोग देखेंगे, ठीक। ऊपर निर्देश दिया गया है, यहाँ से प्रश्न स्टार्ट होता है। तो पहला नंबर का हम देखेंगे कि सिद्ध कवियों द्वारा प्रयुक्त भाषा को क्या कहा जाता है। तो विकल्प में डिंगल है, अपभ्रंश है, अवहट्ठ है, संध्या है। तो सिद्धों की भाषा को क्या कहा जाता है? तो संध्या भाषा कहा जाता है, ये ध्यान देना है। सिद्धों की भाषा को संध्या भाषा कहा किसने था? तो मुनि दत्त और अदय वज्र ने सिद्धों की भाषा को संध्या भाषा कहा था, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2 नंबर का प्रश्न देखिए कि इनमें से कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है, हमें ये देखना है। तो आशीर्वाद है, ये क्या है? ये गलत है, ठीक। पहला गलत है, दूसरा भी गलत है, चौथा भी गलत है। आशीर्वाद का कौन सा विकल्प सही है? तो तीसरा राइट आंसर है। क्यों? क्योंकि जो रेफ रहेगा वो व के ऊपर रहता है, ये ध्यान देना है। आशीर्वाद तीसरा वाला सही होगा, ठीक। चलिए अब आते हैं हम 3 नंबर के प्रश्न पे कि कौन द्विवेदी युग का कवि नहीं है। 3 नंबर का प्रश्न है कि कौन द्विवेदी युग का कवि नहीं है। तो विकल्प में हरिऔध है, सोहनलाल द्विवेदी हैं, राम नरेश त्रिपाठी हैं, मैथिली शरण गुप्त हैं। तो इसका आंसर ये होगा सोहनलाल द्विवेदी। क्यों? क्योंकि सोहनलाल द्विवेदी राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा के कवि हैं, उत्तर छायावाद में आते हैं। बाकी सभी अयोध्या सिंह उपाध्याय हैं, सोहनलाल द्विवेदी तो राष्ट्रीय काव्यधारा के हो गए, राम नरेश त्रिपाठी हैं, मैथिली शरण गुप्त हैं, ये तीनों द्विवेदी युग में आते हैं। सोहनलाल द्विवेदी उत्तर छायावाद के कवि हैं, ठीक। तो इसका आंसर 2 होगा। चलिए दूसरा विकल्प होगा। अब आते हैं हम चौथे नंबर के प्रश्न पे कि त्यागपत्र उपन्यास के लेखक का नाम क्या है। त्यागपत्र उपन्यास के लेखक का नाम क्या है? तो जैनेन्द्र कुमार है, ठीक। चौथा का क्या होगा? तो चौथा विकल्प सही होगा, जैनेन्द्र कुमार ने लिखा है त्यागपत्र, 1937 में प्रकाशित हुआ था, ठीक। अब आते हैं 5वें नंबर के प्रश्न पे कि कौन फोर्ट विलियम कॉलेज में हिंदी के अध्यापक थे। तो फोर्ट विलियम कॉलेज में हिंदी के अध्यापक सदन मिश्र थे। अब आते हैं 6वें नंबर के प्रश्न पे और 6वां नंबर का प्रश्न दिया है कि धनिया और झुनिया, ये जो 2 हैं धनिया और झुनिया, ये प्रेमचंद्र के किस उपन्यास की पात्र हैं? तो ये गोदान की पात्रा है। किसकी पात्रा है? गोदान की है, ठीक। गबन में जालपा है, रंगनाथ है, कर्मभूमि में अमरकांत पात्र है और प्रेमाश्रम में क्या? अच्छा, प्रेमाश्रम का भी याद नहीं आ रहा है, ठीक। चलिए बिल्कुल, तो धनिया और झुनिया गोदान की पात्रा है, इसको ध्यान देना है। धनिया और झुनिया दोनों गोदान की पात्रा है। चलिए आते हैं 7वें नंबर के प्रश्न पे कि संत कवियों में कौन संत कवि पढ़ा लिखा था। मतलब संतों में ऐसा कौन सा संत था जो सर्वाधिक पढ़ा लिखा था। देखिए प्रश्न बन चुका है इससे। तो सुंदर दास थे जो सर्वाधिक पढ़े लिखे थे। ये 2001 में प्रश्न आ चुका है टीजीटी में, ठीक। तो संतों में सर्वाधिक पढ़ा लिखा कौन था? तो सुंदर दास थे। अब आते हैं 8वें नंबर के प्रश्न पे, ठीक। हाँ, भक्तमाल के रचनाकार कौन है? तो भक्तमाल के रचनाकार नाभादास जी हैं। हम सभी को पता है कि भक्तमाल की रचना किसने की है? नाभादास ने की है। यहाँ से भी प्रश्न बना है। बाल मुकुंद गुप्त का रचित निबंध संग्रह का नाम क्या है? ठीक, बाल मुकुंद गुप्त के निबंध का नाम बताना है हमें। तो इनका निबंध क्या है? तो शिव शंभू के चिट्ठे, ये ध्यान देना है। बाल मुकुंद गुप्त ने कौन सा निबंध लिखा है? तो शिव शंभू के चिट्ठे लिखा है, ठीक। क्या लिखा है? तो शिव शंभू के चिट्ठे। चलिए 10 नंबर का प्रश्न बताइए कि पद्मावत के अनुच्छेदों का नाम क्या है। पद्मावत के अनुच्छेदों का नाम बताइए, प्रश्न बन चुका है।
सर्ग है, कांड है, खंड है, अंक है। तो ध्यान देना है कि पद्मावत के अनुच्छेदों का नाम खंड है। कितने खंड हैं पद्मावत में? तो 57 खंड हैं। ठीक, ये ध्यान देना है। चलिए अब आते हैं हम 11 नंबर के प्रश्न पे। ठीक, 11 नंबर का प्रश्न ये दिया है कि अब तक किस साहित्यकार की जन्म शताब्दी नहीं मनाई गई है। ये 2001 में चूंकि प्रश्न पूछा था, तो इसका आंसर रामधारी सिंह दिनकर होंगे, क्योंकि इनका जन्म 1908 में हुआ था। तो उस हिसाब से इनका जन्म शताब्दी 100 वर्ष पूरा हुए 2008 में पूरा होता, तो ये प्रश्न 2008 से पहले बना है। यदि अब ये प्रश्न नहीं बनेगा, क्यों? क्योंकि रामधारी सिंह दिनकर की जन्म शताब्दी हम लोग मना लिए हैं। ठीक, तो इसीलिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस कृति के लेखक जयशंकर प्रसाद नहीं है? 12 नंबर का प्रश्न है कि किस कृति के लेखक जयशंकर प्रसाद नहीं है? कानन कुसुम, ध्रुव स्वामिनी, चारुचंद्र लेख, तितली। तो बिल्कुल चारुचंद्र लेख के नहीं है। चारुचंद्र लेख किसका है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास है चारुचंद्र लेख। बाकी कानन कुसुम, ध्रुव स्वामिनी, तितली, ये तीनों प्रसाद की रचना है। ठीक, चलिए अब आते हैं 13 नंबर पे। 13 नंबर में दिया है कि कृष्ण गीतावली नामक काव्य कृति के रचनाकार कौन है? अर्थात कृष्ण गीतावली के लेखक पूछा है। तो कृष्ण गीतावली किसने लिखा है? तुलसीदास ने लिखा है। इसको ध्यान देना है, सूरदास से कंफ्यूज नहीं हो जाना है। कृष्ण गीतावली तुलसीदास लिखे हैं। प्रश्न बन चुका है यहाँ से। अब 14 नंबर पे देखिए, नीचे भाषा की 4 विशेषताएं दी गई हैं। इनमें से एक गलत विशेषता है, उसे चुनिए कि कौन सी विशेषता गलत है। तो भाषा परिवर्तनशील होती है, भाषा पैतृक होती है, भाषा सामाजिक होती है, भाषा अनुकरण द्वारा सीखी जाती है। तो इसमें से एक विशेषता गलत है, वो ये है कि भाषा पैतृक संपत्ति होती है। ये गलत है। ठीक, भाषा पैतृक संपत्ति नहीं होती है। भाषा परिवर्तनशील होती है, ये सही है। भाषा सामाजिक संपत्ति होती है, ये भी सही है। भाषा अनुकरण द्वारा सीखी जाती है, ये भी सही है। पर भाषा पैतृक संपत्ति नहीं होती है। चलिए 15 नंबर का प्रश्न है कि जुगुप्सा स्थायी भाव होता है। जुगुप्सा किसका स्थायी भाव होता है? वीर रस का, कि रौद्र रस का, कि अद्भुत रस का, कि विभत्स रस का। तो बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा विभत्स रस। ठीक, विभत्स रस का स्थायी भाव क्या होता है? तो जुगुप्सा होता है। ये ध्यान देना है, विभत्स रस का स्थायी भाव जुगुप्सा। चलिए 16 नंबर का प्रश्न है कि टकसाली भाषा किसे कहते हैं? प्रश्न आ चुका है कि टकसाली भाषा किसे कहते हैं? संस्कृत निष्ठ भाषा को, ग्रामीण भाषा को, परिनिष्ठित भाषा को, कृत्रिम भाषा को। तो टकसाली भाषा किसे कहते हैं? संस्कृत निष्ठ भाषा को टकसाली भाषा कहते हैं। अब आते हैं हम 17 नंबर के प्रश्न पे। ठीक, 17 नंबर का प्रश्न देखेंगे। 17 नंबर का प्रश्न क्या दिया है कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सन 1947 में गठित देवनागरी लिपि सुधार समिति के अध्यक्ष कौन थे? उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सन 1947 में गठित देवनागरी लिपि सुधार समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो आचार्य नरेंद्र देव थे। ये ध्यान देना है कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 1947 में गठित देवनागरी लिपि सुधार समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो आचार्य नरेंद्र देव थे। 18 नंबर का प्रश्न ये है कि अवहट्ठ भाषा से क्या तात्पर्य है? ग्रामीण अपभ्रंश, परिनिष्ठित अपभ्रंश, ग्रामीण प्राकृत, परिनिष्ठित प्राकृत। अवहट्ठ भाषा से क्या तात्पर्य है? तो अवहट्ठ भाषा से तात्पर्य है ग्रामीण अपभ्रंश। ठीक, अवहट्ठ भाषा से क्या तात्पर्य है? ग्रामीण अपभ्रंश। इसे ध्यान देना है, अवहट्ठ भाषा से तात्पर्य है ग्रामीण अपभ्रंश। चलिए 19 नंबर का बताइए, हिंदी साहित्य का पहला इतिहास लिखा गया था, किस भाषा में लिखा गया था? संस्कृत भाषा में, कि जर्मन भाषा में, कि फ्रेंच भाषा में, कि अंग्रेजी भाषा में? हिंदी साहित्य का पहला इतिहास किस भाषा में लिखा गया था?
तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंच भाषा में। ठीक, गार्सा दतासी ने लिखा था फ्रेंच भाषा में हिंदी साहित्य का पहला इतिहास, इसे ध्यान देना है। क्या नाम था? तो इस्तवार दौला लिटरेचर एंदुई हिंदुस्तानी, यही है हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ और फ्रेंच भाषा में है ये। अब आते हैं 20 नंबर के प्रश्न पे। 20 नंबर में पूछा है कि हिंदी का पहला पत्र उदंत मार्तंड का प्रकाशन भूमि बताइए। दिल्ली है, इलाहाबाद है, कलकत्ता है, बनारस है। उदंत मार्तंड का प्रकाशन भूमि क्या है? तो बिल्कुल 20 का राइट आंसर क्या होगा? तो सी होगा। ठीक, उदंत मार्तंड की प्रकाशन भूमि ये कहाँ से प्रकाशित होता है? तो ये कलकत्ता से प्रकाशित होता है। ठीक, ये हिंदी का पहला समाचार पत्र है, 30 मई 1826 को प्रकाशित हुआ था ये कलकत्ता से, तो ध्यान देना है। चलिए, और ये साप्ताहिक पत्र था, ये भी ध्यान देना है। 21 नंबर में पूछा है कि आधुनिक हिंदी साहित्य के इतिहास में राजा द्वय के नाम से किसे जाना जाता है? 21 नंबर में देखिए प्रश्न आ चुका है कि राजा द्वय के नाम से कौन रचनाकार विख्यात हैं? तो इसका राइट आंसर होगा बिल्कुल ऑप्शन सी होगा, राजा लक्ष्मण सिंह और राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। ये दोनों राजा द्वय के नाम से जाने जाते थे। कौन? लक्ष्मण सिंह और शिव प्रसाद सितारे हिंद। ठीक, अब आते हैं हम 22 नंबर के प्रश्न पे। 22 नंबर में क्या पूछा है? अनाम दास का पोथा उपन्यास के लेखक कौन है? तो अनाम दास का पोथा उपन्यास के लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। ठीक, 4 उपन्यास लिखे हैं ये, बाण भट्ट की आत्मकथा, चारुचंद्र लेख, पुनर्नवा और अनाम दास का पोथा। चलिए, अब आते हैं 23 नंबर के प्रश्न पे कि महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा सरस्वती पत्रिका का संपादन भार कब ग्रहण किया गया? अर्थात महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका का संपादन भार कब से स्वीकार किया, कब से सरस्वती पत्रिका से जुड़े वो? तो 1903 से जुड़े। ठीक, इससे पूर्व कौन थे? तो श्याम सुंदर दास जी थे। 1903 से सरस्वती पत्रिका के संपादन भार ग्रहण कर लिए महावीर प्रसाद द्विवेदी। 1930 से 1920 तक ये सरस्वती पत्रिका का संपादन करते रहे और उसके बाद इन्होंने देवी दत्त शुक्ल को सौंप दिया। चलिए, बिल्कुल 23 का बी होगा राइट आंसर। अब हम आते हैं 24 नंबर के प्रश्न पे कि नीला चांद उपन्यास के लेखक कौन है? ठीक, नीला चांद उपन्यास के लेखक कौन है? तो विकल्प दिया है रानगिए राघव, सुरेंद्र वर्मा, शैलेश मटियानी, इनमें से कोई नहीं। तो बिल्कुल हम लगाएंगे इनमें से कोई नहीं। क्यों? क्योंकि नीला चांद उपन्यास के लेखक शिव प्रसाद सिंह हैं। ठीक, मुझे चांद चाहिए लिखा है सुरेंद्र वर्मा ने, लेकिन नीला चांद किसने लिखा है? तो नीला चांद शिव प्रसाद सिंह ने लिखा है। चूंकि वो विकल्प में नहीं है, इसलिए हम लगाएंगे इनमें से कोई नहीं। अब आते हैं हम 25 नंबर पे। 25 नंबर में ये पूछा है कि नागार्जुन किस काव्य धारा के कवि हैं? तो नागार्जुन बिल्कुल प्रगतिवाद के कवि हैं, ये ध्यान देना है। नागार्जुन प्रगतिवाद के कवि हैं। प्रगतिवाद में पाती थे कवि थे, नागार्जुन थे और रामविलास शर्मा भी आ जाएंगे, उप दोनों में आते हैं वो। ठीक, हाँ, त्रिलोचन आ जाएंगे प्रगतिवाद में, केदारनाथ अग्रवाल आ जाएंगे प्रगतिवाद में। चलिए, शिवमंगल सिंह सुमन भी आ जाएंगे प्रगतिवाद में ही। तो 5-6 कवि प्रगतिवाद में आते हैं। तो नागार्जुन किस धारा के हैं? तो प्रगतिवाद के हैं, इसे ध्यान देना है। अब आते हैं हम 26 नंबर के प्रश्न में। 26 नंबर में ये पूछा गया है कि सिंहद्वार में समास बताइए। तो सिंहद्वार में कौन सा समास होगा? तो तत्पुरुष समास होगा, ये ध्यान देना है। सिंहद्वार में समास पूछा है, तो सिंहद्वार में कौन सा समास है? तो तत्पुरुष समास है। चलिए, प्रश्न बिल्कुल सरल सरल पूछे जाते हैं, इन्हीं को ध्यान देना है। पेपर में यही सरल प्रश्न ही कठिन हो जाते हैं। ठीक, तो हमारा ये काम है कि आए हुए प्रश्नों को हम पूरा एकदम रट जाएं, आए हुए प्रश्न एक भी गलत ना हो हमसे। तो चलिए, अपनी केवल धार, अपनी केवल धार किसने लिखा है? तो अरुण कमल ने लिखा है अपनी केवल धार। किसने लिखा है? अरुण कमल ने। चलिए, 28 नंबर का बताइए, राहुल सांकृत्यायन की आत्मकथा का क्या नाम है? मेरी जीवन कथा, मेरी जीवन यात्रा, क्या भूलूं क्या याद करूं, इनमें से कोई नहीं। तो बिल्कुल बहुत अच्छा,
मेरी जीवन यात्रा, मेरी जीवन यात्रा किसका है? तो राहुल सांकृत्यायन की यात्रा आत्मकथा है। ठीक, मेरी जीवन यात्रा जानकी देवी बजाज ने भी इसी नाम से लिखा है। ठीक, लेकिन राहुल सांकृत्यायन ने उनसे पहले लिख दिया था मेरी जीवन यात्रा। चलिए अब आते हैं हम 29 नंबर के प्रश्न पे। 29 नंबर में पूछा था कि प्रेमचंद की मृत्यु कब हुई थी। ये ध्यान देना है, बड़े बड़े लेखकों का जन्म और मृत्यु सब याद होना चाहिए। तो प्रेमचंद की मृत्यु कब हुई थी? तो प्रेमचंद की मृत्यु 1936 ईस्वी में हुई थी। जन्म 1880 में हुआ था और मृत्यु 1936 में हुआ था। ठीक, अब हम देखेंगे 29 नंबर का हम लोग देख लिए। अब हम देखेंगे 30 नंबर का प्रश्न। ठीक, कि 30 नंबर में क्या पूछा है। चलिए, तो 30 नंबर में पूछा है कि अपने जीवन काल में सिर्फ 3 कहानियों की रचना कर हिंदी कथा साहित्य में अपनी अमिट पहचान बना लेने वाले रचनाकार का क्या नाम है। केवल 3 कहानियां लिख के वो हिंदी साहित्य में एकदम प्रसिद्ध हो गए। तो कौन है? तो गुलेरी जी हैं। जैसे बिहारी केवल बिहारी सस्ता ही लिख के प्रसिद्ध हो गए ना, वैसे केवल 3 कहानियां लिख के गुलेरी जी प्रसिद्ध हो गए। प्रसिद्ध कहानीकार में इनकी गिनती होती है। हाँ, तो अब हम देखेंगे 31 नंबर का प्रश्न कि हिंदी साहित्य में मार्क्सवादी चेतना की अभिव्यक्ति जिस काव्य धारा में देखने को मिलती है उस धारा को क्या कहा जाता है। तो हिंदी साहित्य में मार्क्सवादी चेतना की अभिव्यक्ति प्रगतिवाद में देखने को मिलती है। किसमें मिलती है? तो प्रगतिवाद में देखने को मिलती है। इसे बिल्कुल ध्यान देना है कि मार्क्सवादी चेतना कहाँ मिलेगा? तो प्रगतिवाद में मिलेगा। अब है 32 नंबर का प्रश्न कि दिनकर की कौन सी काव्य कृति भीष्म पितामह एवं धर्मराज के संवाद के रूप में रचित है। दिनकर की कौन सी रचना है जो भीष्म पितामह एवं धर्मराज की संवाद के रूप में रचित है? तो कुरुक्षेत्र है। ठीक, कौन सी रचना है? तो कुरुक्षेत्र है। इसे बिल्कुल ध्यान देना है कि कुरुक्षेत्र में दिनकर ने भीष्म पितामह और धर्मराज जो युधिष्ठिर थे ये दोनों संवाद किए हैं। इनके संवाद के रूप में रचित है ये। चलिए अब आते हैं हम 33 नंबर पे कि कौन सा निबंधकार ललित निबंधकार नहीं है। तो ये ध्यान देना है, ललित नहीं है तो रामविलास शर्मा नहीं है। ये मार्क्सवादी आलोचक मार्क्सवादी निबंधकार हैं। ठीक, ललित निबंधकार कुबेरनाथ राय हैं, बिल्कुल हैं। विद्यानिवास मिश्र भी हैं और हजारी प्रसाद द्विवेदी भी हैं। ये तीनों क्या है? तो तीनों ललित निबंधकार हैं। फेमस ललित निबंधकार हैं एकदम। ये रामविलास शर्मा ललित निबंधकार नहीं है। अब आते हैं हम 34 नंबर पे। ठीक, हंस पत्रिका के संस्थापक का नाम बताइए कि हंस पत्रिका के संस्थापक कौन थे। तो बिल्कुल प्रेमचंद थे। हंस पत्रिका का संस्थापक कौन था? तो प्रेमचंद था। इसे ध्यान देना है। बनारस से निकाले थे 1930 में हंस पत्रिका। ठीक, चलिए अब आते हैं 35 नंबर पे कि निम्न में से किस कृति के रचनाकार दुष्यंत कुमार हैं। मतलब कौन सी रचना है जो दुष्यंत कुमार ने लिखा है। तो साए में धूप। साए में धूप किसने लिखा है? दुष्यंत कुमार ने लिखा है। ये ध्यान देना है। अपनी केवल धार अरुण कमल की है। खूंटियों पर टंगे लोग सक्सेना की है। युगधारा नागार्जुन की है। साए में धूप दुष्यंत कुमार की है। इसे ध्यान देना है, कंफ्यूज नहीं होना है। सीढ़ियों पर धूप में रघुवीर सहाय का है और साए में धूप दुष्यंत कुमार का है। चलिए 36 नंबर पे है कि कौन नवगीत के प्रसिद्ध उन्नायक हैं। ये प्रश्न बहुत मोस्ट है, इसको ध्यान देना है कि कौन नवगीत के प्रसिद्ध उन्नायक हैं। तो नवगीत के जब प्रसिद्ध उन्नायक पूछेगा तो हम वीरेंद्र मिश्र का नाम बताएंगे। नवगीत के प्रसिद्ध उन्नायक कौन है? तो वीरेंद्र मिश्र हैं नवगीत के प्रसिद्ध उन्नायक। ठीक, नवगीत के प्रसिद्ध उन्नायक कौन है? तो वीरेंद्र मिश्र हैं। चलिए 36 नंबर का देख लिया हम। अब आते हैं 37 नंबर पे। 37 नंबर में क्या पूछा है कि कौन सा उपन्यासकार एक आंचलिक उपन्यासकार है। हमें ये बताना है कि कौन आंचलिक उपन्यासकार है। यशपाल हैं कि जैनेन्द्र हैं कि अज्ञेय हैं। ठीक,
तो आंचलिक उपन्यासकार राही मासूम रजा हैं, ध्यान देना है। राही मासूम रजा कैसे हैं? तो आंचलिक उपन्यासकार हैं। यशपाल मार्क्सवादी हैं, जैनेन्द्र मनोविश्लेषणवादी हैं, अज्ञे भी मनोवैज्ञानिक या मनोविश्लेषणवादी हैं। तो आंचलिक उपन्यासकार कौन है? तो राही मासूम रजा आंचलिक उपन्यासकार है। ठीक, अब आते हैं 38 नंबर के प्रश्न पे कि प्रेमचंद की कौन सी कृति अंग्रेजों द्वारा जब्त कर ली गई थी। ठीक, प्रेमचंद की कौन सी कृति अंग्रेजों द्वारा जब्त कर ली गई थी? तो सोजे वतन अंग्रेजों द्वारा जब्त कर ली गई थी। 1918 में लिखा गया था, ये प्रेमचंद ने लिखा था, इसे ध्यान देना है। चलिए अब हम पढ़ेंगे 29 नंबर का कि किस रासो काव्य का मूल वर्ण विषय वीर रस न होकर श्रृंगार रस है। इसे ध्यान देना है कि किस रासो काव्य का मूल वर्ण विषय वीर रस न होकर श्रृंगार रस है। तो बिसलदेव रासों में श्रृंगार रस की प्रधानता है, ये ध्यान देना है। वीर रस बहुत थोड़ा मिलता है इसमें, लेकिन श्रृंगार रस भरपूर मात्रा में मिलता है। चलिए अब हम देखेंगे 40 नंबर का प्रश्न कि भूषण रीतिकाल की किस काव्यधारा के कवि हैं। रीतिकाल में 3 काव्यधारा है ना, रीतिबद्ध है, रीति सिद्ध है, रीति मुक्त है। तो भूषण किस काव्यधारा में आते हैं? ठीक, तो भूषण किस काव्यधारा में आते हैं? रीतिबद्ध में, कि रीति मुक्त में, कि रीति सिद्ध में? तो रीति सिद्ध में आएंगे नहीं, रीति सिद्ध में केवल बिहारी हैं, वृंद हैं, सेनापति हैं। ठीक, और रीति मुक्त में घनानंद, आलम, ठाकुर, बोधा, द्विजदेव हैं। तो भूषण किस में आएंगे? तो भूषण रीतिबद्ध में आएंगे। ठीक, रीतिबद्ध में बहुत ज्यादा लोग हैं, इसमें केवल 5 हैं और इसमें केवल 4 हैं, और बाकी जो भी बचेंगे वो रीतिबद्ध में आएंगे। तो भूषण रीतिबद्ध काव्यधारा में आते हैं। ठीक, तो इस प्रकार हमने टीजीटी 2001 में पूछे गए प्रश्नों में 40 प्रश्नों हम लोग देख चुके हैं। कितने प्रश्न देख चुके? तो 40 प्रश्न हम लोग देख चुके। टीजीटी 2001 में केवल 80 या 85 प्रश्न ही पूछा गया था, उस समय कम प्रश्न पूछे जाते थे। 125 नहीं पूछा जाता था पहले, 125 अब पूछा जाने लगा है। पहले 80 या 85 यही प्रश्न पूछा जाता था। ठीक, तो हम लोगों ने 2001 का पेपर देखा है, टीजीटी 2001 का 40 प्रश्न देखे हैं। वीडियो ज्यादा बड़ा नहीं बनाएंगे, छोटा छोटा ही रहेगा बिल्कुल। तो एक एक वीडियो में 40 प्रश्न देखेंगे। ठीक, तो हम लोगों ने 40 प्रश्न देख लिया टीजीटी 2001 का। अब टीजीटी 2001 का पार्ट 2 आएगा, जिसमें हम आगे का 40 प्रश्न देखेंगे। तब तक हम इतना ही देखेंगे और क्लास को यहीं पे ब्रेक करेंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में आप सभी से। आप लोग जो नए होंगे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इस पे आप लोगों को हिंदी की तैयारी के लिए सारी बिल्कुल तैयारी मिलेगी, क्लास मिलेंगी बहुत अच्छी। तो चलिए क्लास को अब यहीं पे ब्रेक करते हैं।